नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चरणप्रीत। आप देख रहे हैं ऑटोमेशन ट्रेनिंग हिंदी। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक बिल्कुल नई मशीन की प्रोग्रामिंग के बारे में कि जब हम एक नई मशीन बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, वायरिंग करते हैं, तो कैसे कोई भी चीज़ है, कोई भी कंपोनेंट है, उसको कैसे सिलेक्ट किया जाता है। जैसे पीएलसी है, उसका सिलेक्शन कैसे करना है, जो सेंसर है उसका सिलेक्शन कैसे करना है, एचएमआई कैसे लगानी है, या दूसरे जो भी एलिमेंट हैं, बटन्स वगैरह हैं, एसएमपीएस है, एमसीबी है, वो कैसे सिलेक्ट करते हैं और कैसे उनकी वायरिंग करते हैं और क्या फंडा रहता है, ये सारा आज डिस्कस करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा आपको मशीन के बारे में बताता हूँ। ये एक नई मशीन हम बना रहे हैं। इस मशीन के अंदर बेसिकली क्या होगा, एक ये ट्यूब वाला पार्ट है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये एक ट्यूब टाइप का पार्ट है। इस पार्ट के अंदर ये जो ट्यूब लगी हुई है, इसकी ब्लॉकेज को चेक करना है कि ये जो पार्ट हमने असेंबल किया है, इसमें जो ये ट्यूब दिखाई दे रही है आपको अलग अलग, कि ये कहीं ब्लॉक तो नहीं है, ये पूरा प्रॉपर पार्ट जो है अंदर से खुला हुआ है, ये नहीं खुला हुआ, अंदर कोई ब्लॉकेज तो नहीं आ गई है। तो इसको चेक करने के लिए हम ये मशीन बना रहे हैं। बेसिकली एक टेस्टिंग मशीन है ये। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस मशीन के अंदर, इस पार्ट के अंदर हम एयर को सर्कुलेट करेंगे, मतलब एक ब्लोअर की सहायता से एयर डालेंगे, यहाँ से एयर डालेंगे, और वो जो एयर है अंदर से ये पाइपें जुड़ी हुई हैं, घूम के वापस इन दो पाइपों के थ्रू वापस आएगी। तो अगर जितनी एयर हमने दी है, या एक सर्टेन प्रेशर पे या फ्लो पे जब वो एयर हमें वापस रिटर्न में मिल जाएगा, तो उससे हम ये इंश्योर करेंगे कि ये जो पाइप है ये ब्लॉक नहीं है, ये ओपन है। तो बेसिकली ये फंक्शनिंग इसकी रहने वाली है। अब इस मशीन के अंदर एक पार्ट तो है मैकेनिकल, कि ये जो सिलेंडर वगैरह हमने लगाए हैं इसको पार्ट को क्लैम्प करने के लिए, क्योंकि जब इस पार्ट की टेस्टिंग करेंगे तो ये हिलना नहीं चाहिए। अगर हिल गया तो एयर लीक हो जाएगा, एयर लीक होगा तो रिजल्ट फॉल्स मिल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि पार्ट के अंदर से एयर निकली है कहीं बाहर से निकल गया है। तो इसको पूरा होल्ड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो होल्ड करने के लिए यहाँ पे ये फिक्सचर एक पूरा बनाया है। इस फिक्सचर के बाद इसको ब्लॉक करना जरूरी है, क्योंकि इसमें देखिए कई एंड है, यहाँ से भी ओपन है, यहाँ से भी ओपन है, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो इसको ब्लॉक करना जरूरी है इस एंड से, तभी पता चलेगा कि यहाँ से जो एयर है वो वापस सर्कुलेट होकर यहाँ पे आई है। यहाँ से एयर निकल जाएगा तो इन दो पाइपों का पता नहीं चलेगा। तो बेसिकली ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, पार्ट की थोड़ी सी फंक्शनिंग बता रहा हूँ। यहाँ पे हमारे टॉपिक से इतना कुछ लेना देना नहीं होता इस चीज़ के बारे में, बट जब थोड़ा सा बता रहे हैं तो आई थिंक मेरे को थोड़ा सा लगा कि आपको पहले एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्या बना रहे हैं और किस पर्पस के लिए बना रहे हैं और कैसे जो चीज़ें हैं वो सिलेक्ट होती हैं। तो ये था पार्ट। अब इस पार्ट को पूरा प्रॉपर क्लैम्प करना है और इसको लॉक करना है। इस पार्ट को क्लैम्प करने के लिए और लॉक करने के लिए यहाँ पे न्यूमेटिक सिस्टम का यूज़ किया गया है। ये न्यूमेटिक सिलेंडर लगाए गए हैं। ये जो न्यूमेटिक सिलेंडर हैं, इन न्यूमेटिक सिलेंडर की सहायता से इस पार्ट को हम क्लैम्प करेंगे और ब्लॉक करेंगे। उसके बाद जो फंक्शन स्टार्ट होगा वो ब्लोअर का स्टार्ट होगा। इस मशीन के अंदर नीचे की तरफ एक ब्लोअर लगाया गया है, वहाँ पे मोटर की सहायता से जो ब्लोअर है वो ऑपरेट होगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये जो ब्लोअर है ये ऑपरेट होगा। ये ब्लोअर ऑपरेट होगा तो इसके अंदर एयर बनेगी। एयर बनेगी तो वो एयर यहां से सर्कुलेट होगी इन पाइपों के थ्रू। एक पाइप जो है वो कनेक्ट होगी यहां पे, और अगर यहां पे ओके होगा तो ये जो प्रेशर स्विच लगे हुए हैं, इन प्रेशर स्विच की सहायता से हम इस पार्ट का कंफर्मेशन लेंगे ओके है या एनजी है। तो आई थिंक अब थोड़ा सा आपको ओवरव्यू लगा होगा कि मशीन काम क्या करने वाली है और कैसे फंक्शन करने वाली है। एक टेस्टिंग मशीन है। टेस्टिंग मशीन के अंदर एक एयर का सोर्स होगा, वहां से एयर को जनरेट करेंगे, इस पार्ट में से घुमाएंगे और प्रेशर स्विच की सहायता से इंश्योर करेंगे कि एयर वापस आई या नहीं आई। तो ये थोड़ा सा इसका मशीन का फंक्शन है। अब इस मशीन के अंदर हमारा जो मेन काम है वो इलेक्ट्रिकल साइड से हमारा मेन फोकस रहता है। हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं। जो न्यूमेटिक सिलेंडर विलेंडर है ये सब कुछ मैकेनिकल के अंदर जाता है। ये मैकेनिकल डिजाइन का अलग पार्ट रहता है। तो यहाँ पे इस मशीन को बनाना था। इस मशीन को बनाने के लिए कैसे हमने काम स्टार्ट किया, कैसे कैसे स्टेप किए, वो मैं 1 बाय 1 आपको बताता हूँ। तो ये मशीन जब बनने के लिए आई तो सबसे पहले हम कस्टमर से मिले, कस्टमर से समझा कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। उसने हमें रिक्वायरमेंट बताई कि मेरा ये पार्ट है, मेरे को इसको टेस्ट करना है। टेस्ट करने के बाद हमने ये जो फिक्सचर है ये सारा कुछ डिसाइड किया और अपना जो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सर्किट हमारा रहने वाला है, कंट्रोल पैनल जो रहने वाला है जहाँ से सारी की सारी मशीन ऑटो के अंदर ऑपरेट होगी, उसको डिसाइड किया। उसको डिसाइड हमने क्या किया, उसके अंदर हमने पीएलसी को सबसे पहले डिसाइड किया। ये कस्टमर से हमने पूछा कि आपको कौन से मेक का पीएलसी चाहिए। उन्होंने बताया कि हमें मित्सुबिशी का पीएलसी चाहिए, तो हमने मित्सुबिशी का पीएलसी ले लिया। फिर एचएमआई जो वैल्यूज़ वगैरह उनको डिस्प्ले कराने के लिए उनको मित्सुबिशी की एचएमआई चाहिए, तो हमने मित्सुबिशी का ही एचएमआई ले लिया। तो इस तरीके से एक एक क्राइटेरिया रहा हमारा हार्डवेयर को सिलेक्ट करने का कि मेन जो कंट्रोल फंक्शन हमें लगाना है, कंट्रोल पार्ट जो रहने वाले हैं वो कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो पहली तो रिक्वायरमेंट रहती है कस्टमर की कि जो आपसे बनवा रहा है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। अगर उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसने कहा कि आपको जो अच्छा लगता है, फिर उसके बाद आप अलग अलग मेक का, अलग अलग चीज़ें जो हम इस कोर्स के अंदर डिस्कस करते हैं कि अलग अलग टाइप की पीएलसी आती है, अलग अलग एप्लीकेशन के लिए आती है, वो सारी चीज़ें आप उस बेस पर आपको डिसाइड करनी है। ये कैसे पता चलेगा क्या है, इसके लिए कोर्स हमारे ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। उन कोर्स के अंदर हम पूरा बाकायदा बताते हैं। प्रोग्रामिंग के लिए अलग से कोर्स है डेडिकेटेड हमारे
हमारे पास, ठीक है। मशीन डिज़ाइनिंग का अलग से कोर्स है, पैनल डिज़ाइनिंग का अलग से कोर्स है, वायरिंग का अलग से कोर्स है। तो जो भी आपका फील्ड है आप उस कोर्स के अंदर इनरोल हो सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड के अंदर कोर्स अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के अंदर रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं, कुछ आपको हेल्प की जरूरत चाहिए तो ऑनलाइन हम सपोर्ट करते हैं, प्रैक्टिकल विद डिलीवर किया जाता है। जैसे ऑफलाइन होता है ऐसे ही सेम ऑनलाइन रहता है। तो वो कोर्स ज्वाइन करके आप ये जो सारी चीज़ें हैं 1 बाय 1 उनको लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो, अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हो। पीएलसी प्रोग्रामिंग, वीएफडी, सर्वो, एचएमआई, पैनल डिजाइनिंग, वायरिंग, सेंसर, कम्युनिकेशन, RS-232, RS-485, ये सारे कोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। बेसिकली इंडस्ट्रियल जो सोल्यूशन चाहिए वो आपको सारे का सारा मिल जाएगा, चाहे वो मेंटेनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हो। तो आप उसके अकॉर्डिंग उन कोर्सों को ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है और थंबनेल पे हमारा नंबर दिया गया है, वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो बात करते हैं अपने मशीन की तरफ। तो मैं बता रहा था आपको कि कंट्रोल सिस्टम को कैसे डिसाइड करना है। कंट्रोल सिस्टम मतलब पीएलसी। तो एक तो कस्टमर या फिर आपके अकॉर्डिंग आपको जो लगता है, जो चीज़ें बताई गई हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना चूज़ कर सकते हो। हमने पीएलसी को डिसाइड कर लिया। अब पीएलसी को डिसाइड करने के बाद ये जो पूरी प्रॉपर मशीन है उसके बारे में आपको बताता हूँ कि वो काम कैसे करती है, कैसे फंक्शनिंग स्टार्ट होती है, कहाँ से इनपुट जाता है, कहाँ से आउटपुट जाता है, कैसे कंट्रोल पैनल, कैसे ऑपरेटर पैनल, क्या क्या सारी चीज़ें रहती हैं। तो देखिए मशीन आपको समझ में आ गया कि क्या करती है। अब इस मशीन के अंदर सबसे पहले तो इनपुट हमें डिसाइड करने हैं। जब हमें पीएलसी लेना है तो हमें इनपुट डिसाइड करने हैं। इनपुट किस लिए? कि इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए। ऑपरेट करने के लिए हमें कितने इनपुट की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमने यहाँ पे कुछ इनपुट दिए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एक बॉक्स, इमरजेंसी बॉक्स हमने लगाया है यहाँ पे, ठीक है। ये इमरजेंसी स्विच बटन रहा, यहाँ पे रीसेट के लिए साइकिल स्टार्ट, क्लैंप, डी क्लैंप, और कुछ बटन हमने यहाँ पे लगाए ऑटो मैनुअल के लिए। यहाँ पे ये सिलेक्टर स्विच दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक बटन और यहाँ पे लगाएंगे। एचएमआई लगाया गया है इस पे, और इनपुट देने के लिए, डाटा डिस्प्ले कराने के लिए, स्टेटस देखने के लिए। तो ये सारे के सारे हमारे इनपुट हैं। इस सिलेंडर के ऊपर हमने सेंसर लगाए हैं। सेंसर क्यों लगाए हैं उसके बारे में जब वहां पे जाएंगे तो आपको बात करेंगे, बताएंगे। तो यहां पे अभी मैंने सबसे पहले डिसाइड किया कि कितने नंबर ऑफ इनपुट रहने वाले हैं, चाहे वो ऑपरेटर पैनल से आने वाले हैं कि ऑपरेटर को मेरे को बटन देने हैं चलाने के लिए। ऑपरेटर पैनल वो जगह होती है जहां से ऑपरेटर मशीन को ऑपरेट करता है, जहां से ऑपरेटर मशीन का एक बटन दबाएगा कि पार्ट को क्लैंप कर, डी क्लैंप कर, मोटर स्टार्ट हो, मोटर स्टॉप हो, मतलब इस तरीके के बटन। या जो एचएमआई, ये जो एचएमआई है इसको भी ऑपरेटर पैनल के अंदर ही कंसीडर किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म भी ह्यूमन मशीन इंटरफेस होती है। यहीं से जो ह्यूमन है वो मशीन के साथ इंटरफेस करता है, ऑपरेटर जो वो इंटरफेस करता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इनपुट डिसाइड किया। कौन से इनपुट? कि ऑपरेटर को मशीन को ऑपरेट करने के लिए कितनी इनपुट्स की रिक्वायरमेंट है। उसको क्लैंप करना है मशीन में, डी क्लैंप करना है, मोटर को स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है। ये हर एक मशीन के अकॉर्डिंग अलग अलग होगी, क्योंकि जब हम अलग अलग मशीन बनाएंगे तो अलग अलग इनपुट रहेगी, अलग अलग रिक्वायरमेंट रहेगी। तो वहां पे मेरे को क्या कर लेना है, टोटल अपने इनपुट के रिक्वायरमेंट कि ऑपरेटर को मशीन को ऑपरेट करने के लिए कितने नंबर ऑफ इनपुट्स चाहिए। एक इनपुट का डाटा मेरे पास वहां से निकल आया। दूसरे मशीन के अंदर इनपुट होते हैं सेंसर्स, फीडबैक। अब देखिए जो मशीन्स हैं वो बिना सेंसर के रन नहीं कर सकती। सेंसर की जरूरत क्यों है? यहां पे देखिए मैंने सिलेंडर लगाए हैं क्लैंप करने के लिए, डी क्लैंप करने के लिए। मान लीजिए मैंने ये पार्ट को लोड कर दिया, यहाँ पे इस तरीके से ये पार्ट लोड हो गया, ठीक है। अब पार्ट को लोड करने के बाद यहाँ पे ये जो सेंसर है इसको क्लैंप कर, ये सिलेंडर जो है, सॉरी सेंसर बोल दिया, यहाँ पे जो सिलेंडर है ये इसको क्लैंप करने के लिए आएगा। एक सिलेंडर इसको ब्लॉक करने के लिए आएगा। ये काम हुआ या नहीं हुआ कि ये जो सिलेंडर आगे आ रहा है, इस सिलेंडर को आगे फॉरवर्ड पोजीशन में आना है, फिर रिवर्स पोजीशन में जाना है। तो ये सिलेंडर आगे आया या नहीं आया, इस चीज़ को भी हम इंश्योर करते हैं। हम टाइमिंग बेस्ड सर्किट नहीं बनाते। जैसे जब आप पीएलसी का कोर्स हमारा ज्वाइन करते हो तो उसमें हम स्टार्ट करते हैं टाइमर से, ओपन लूप सर्किट बनाते हैं, टाइम डिले दे के प्रोग्रामिंग सिखाते हैं बेसिक। तो वो जो चीज़ है वो मशीन को नहीं चला सकती। हम टाइम बेस्ड सर्किट नहीं बना सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते कि ऑपरेटर ने बटन दबाया, एक इनपुट पीएलसी के पास गया और सिलेंडर क्लैंप का एक आउटपुट आ गया, और आपने कुछ टाइम के बाद आपने देखा कि जो नॉर्मल साइकिल चल रहा है वो 10 सेकंड का चल रहा है। 10 सेकंड के बाद आपने सिलेंडर को बंद कर दिया और वो बंद हो जाएगा। अब ये कुछ देर तो सही चल सकता है, बट मान लीजिए सिलेंडर की अगर स्पीड कम ज़्यादा हो गई या कुछ और मैकेनिकल डिस्टर्बेंस आ गया, तो आपका जो साइकिल है वो पूरा कंप्लीट होगा नहीं होगा, आपको उसकी चीज़ में कोई इंश्योरेंस नहीं है कि हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। इस चीज़ से बचने के लिए ओपन लूप के अंदर जो टाइमर बेस्ड सर्किट आते हैं, इसमें जो ड्रॉबैक आता है उससे बचने के लिए हम लगाते हैं मशीन्स के अंदर सेंसर। सेंसर किस लिए? फीडबैक के लिए, कंफर्मेशन के लिए कि जो काम करना चाह रहा था मैं वो हुआ या नहीं हुआ, ये हमें सेंसर्स बताते हैं। बेसिकली सेंसिंग डिवाइस होते हैं। जैसे हमारी बॉडी रहती है, हमारी बॉडी में भी हमें हीट या कोल्ड को फील करना है तो हम अपनी स्किन की सहायता से करते हैं। सेंसिंग एलिमेंट रखे, उससे हम सेंस करते हैं, हमारे माइंड के पास सिग्नल जाता है हीट है या कोल्ड है। इसी तरीके से
से मशीन्स के अंदर भी सेंसर रहते हैं जिनका काम होता है सेंस करना, सेंसिंग एलिमेंट जो सेंस करके पीएलसी को बताते हैं कि ये काम हुआ या नहीं हुआ, उसका कंफर्मेशन वो पीएलसी को देते हैं। तो यहाँ पे जैसे अभी आपको दिखाई दे रहा होगा ये सिलेंडर, इस सिलेंडर के ऊपर हमने रीड स्विच माउंट किए हैं। ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर के ऊपर ये सेंसर आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक सेंसर ये है, एक सेंसर ये है। अभी देखिए मैं इसको आगे करूंगा तो इस रीड स्विच के अंदर पावर आई है, इसको पीछे करूंगा तो इसके अंदर पावर आई है। तो ये जो आगे और पीछे हो रहा है इसका कंफर्मेशन इस रीड स्विच की सहायता से मिलता है कि सिलेंडर मेरा फॉरवर्ड पोजीशन में खड़ा है या सिलेंडर मेरा रिवर्स पोजीशन के अंदर खड़ा है। उसी से मैं इंश्योर करता हूं कि मेरे को साइकिल चलाना है, मशीन होम पे है, कैसे क्या है, वो सारी कंडीशन बनाता हूं। अब इसके अंदर जितने नंबर ऑफ सिलेंडर्स हैं मेरे को उन सभी की पोजीशन चाहिएगी, तभी एक परफेक्ट क्लोज लूप मशीन बनेगी। मैं चाहूं तो 2 को ले सकता हूं, 4 को छोड़ सकता हूं। कुछ लोग ऐसा कर देते हैं कि फॉरवर्ड में लगा दिया, रिवर्स में नहीं लगाया, एक लगा दिया, कुछ को ऐसे ही छोड़ दिया। उस बेस में, उस केस के अंदर फिर से आपका ओपन लूप सिस्टम टाइमिंग बेस आ जाता है, वहां पे फेल होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर मेरे को पूरा क्लोज लूप बनाना है, हर एक चीज का कंफर्मेशन लेना है, तो मेरे को हर एक सिलेंडर जो है उस पर 2 सेंसर लगाने पड़ेंगे। सेंसर मतलब रीड स्विच, 2 रीड स्विच लगाने पड़ेंगे। 2 रीड स्विच क्यों लगाने पड़ेंगे? एक रीड स्विच बताएगा कि जो मेरा सिलेंडर है वो फॉरवर्ड पोजीशन में है, दूसरा रीड स्विच बताएगा कि मेरा सिलेंडर है रिवर्स पोजीशन में है। तो एक रीड स्विच होगा फॉरवर्ड पोजीशन के लिए, दूसरा होगा रिवर्स पोजीशन के लिए। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर लगाए हैं, मैंने उन सिलेंडर्स को काउंट किया, इसमें हमने टोटल 8 सिलेंडर का इस्तेमाल किया है। तो हर एक सिलेंडर के ऊपर कितने रीड स्विच आ गए? 2 रीड स्विच आ गए। 8 × 2 टोटल कितने हो गए? 16 इनपुट हो गए। तो एक डाटा इनपुट का यहां से निकला कि मेरे को 16 इनपुट इसके अंदर जरूरत पड़ेगी सिलेंडर के रीड स्विच के लिए। अब दूसरा, एक सेंसर लगाऊंगा मैं इस पार्ट को प्रेजेंस के लिए कि मशीन तभी चलना चाहिए ना जब पार्ट रखा है, अगर पार्ट ही नहीं रखा तो मशीन चलने का क्या मतलब। तो इस चीज़ का कंफर्मेशन लेंगे एक सेंसर से, उसके लिए यहाँ पे ये प्रोक्सिमिटी सेंसर लगाया गया है, ये आपको दिखाई देगा। अब इसको माउंट करेंगे, ये जो प्रोक्सिमिटी सेंसर है, ये प्रोक्सिमिटी सेंसर लगाया गया है, मेटल को सेंस करेगा। ये ट्यूब जैसी रखी जाएगी तो ये सेंसर हमें बताएगा कि हाँ सामने ट्यूब आ चुकी है, इस चीज़ के कंफर्मेशन के लिए। तो एक इनपुट और बढ़ गया 16 और एक कितना हो गया 17। ठीक है जी, 17 इनपुट ये आ गए। उसके बाद एक नीचे सिलेंडर है, यहाँ पे एक रिजेक्शन बिन ये लगाया गया है, इसको ओपन और क्लोज होगा, जो भी एनजी पार्ट होगा वो इसके अंदर जाएगा। तो इस सिलेंडर की पोजीशन के लिए 2 सेंसर, 17 और 2 19, और एक सेंसर लगाया है ये आपको दिखाई दे रहा होगा रिजेक्शन बिन के लिए सेंसर। ठीक है, ये देखिए जैसे सेंसर एक काम कर रहा है रिजेक्शन बिन के लिए। इस सेंसर को यहाँ पे माउंट करेंगे इसके अंदर कि अगर कोई पार्ट एनजी हो जाता है, ऑपरेटर ने मशीन को चलाया और पार्ट एनजी हो गया, तो वो उस एनजी पार्ट को आगे नहीं भेजेगा, वो इसको इस रिजेक्शन सूट के अंदर डालेगा, और उसने पार्ट डाला या नहीं डाला उसका कंफर्मेशन देगा ये सेंसर। तो ये रिजेक्शन बिन के लिए इसका सेंसर हो गया। तो एक सेंसर ये हो गया। पहले कितने हुए थे? 16 रीड स्विच हुए थे, एक पार्ट प्रेजेंस हुआ था 17, 2 नीचे वाले सिलेंडर पे लगे हुए थे 17 और 2 19, और एक ये हो गया, कितने हो गए 20। उसके बाद एक ये बटन 21 22 23, और एक ये इमरजेंसी 24, और ये 25, और ये 26, और एक यहां पे लगाएंगे 27। तो मेरे पास जो टोटल इनपुट की रिक्वायरमेंट है वो है 27 इनपुट की रिक्वायरमेंट यहां पे फील्ड से। तो पीएलसी सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या आ गया कि मिनिमम पीएलसी चाहिए जिसके अंदर 27 इनपुट तो होने चाहिए, तभी ये मशीन चल पाएगी, तो ये मशीन नहीं चल पाएगी। तो यहां से मैंने निकाल लिया पीएलसी की कितने इनपुट का मेरे को पीएलसी चाहिए, कैसे मेरे को जो फंक्शन है इनपुट का वो सिलेक्ट करना है। अब दूसरा आ जाता है केस आउटपुट का कि पीएलसी के अंदर आउटपुट कितने होने चाहिए, वो इस सिलेंडर से डिपेंड करेगा, वो भी क्योंकि इस मशीन के अंदर आउटपुट ही क्या है, सिलेंडर। तो ये जो सिलेंडर है 8, इनको चलाने के लिए मेरे को 8 वाल्व की जरूरत पड़ेगी। बट यहां पे हमारे कुछ सिलेंडर है ना, वो सिलेंडर एक साथ ऑपरेट होंगे। तो हमने क्या किया है, जो सिलेंडर एक साथ ऑपरेट होंगे उनके लिए एक ही आउटपुट को कंसीडर किया है, और फील्ड में जो ये पाइपें हैं, जो ये न्यूमेटिक पाइप्स हैं, इनसे हमने एयर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो ये जो 8 सिलेंडर हैं, इनमें हमारा जो कॉम्बिनेशन बनता है उसमें हमारा 4 का 8 आउटपुट का बनता है। मतलब टोटल मैं 8 आउटपुट से ये सारे के सारे 8 सिलेंडर कंट्रोल कर लूंगा। वैसे तो हम मेरे को आउटपुट की जरूरत पड़ेगी 16 की, 8 सिलेंडर चलाने के लिए मेरे को 16 आउटपुट की जरूरत पड़ेगी। एक आउटपुट फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, दूसरा आउटपुट रिवर्स डायरेक्शन के लिए, अगर मैंने 2 वे के वाल्व यूज किए हैं। यहां पे मैं 2 वे के सोलेनॉइड वाल्व जो है यूज कर रहा हूं सिलेंडर को ऑपरेट करने के लिए। अब मेरे को, अगर मैं नॉर्मली देखता तो मेरे को 16 आउटपुट की जरूरत पड़ती, बट मेरे कुछ सिलेंडर एक साथ चल रहे हैं तो मेरे को उनके लिए एक्सटर्नल आउटपुट की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उनको एक ही फंक्शन करना है, फॉरवर्ड और रिवर्स। तो उस केस के लिए मैंने क्या कर दिया, उनको मर्ज कर दिया, आपस में जोड़ दिया। तो मेरे जो टोटल आउटपुट बन चुके हैं वो 8 बन चुके हैं। ये मैंने अपना दिमाग लगाया, अपनी लॉजिक, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी वर्किंग के बेस पे मैंने डिसीजन लिया। इसका कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि सर इसको साथ में जोड़ देंगे, क्या इसमें कर सकते हैं, क्या वो कर सकते हैं। ये आपकी लॉजिकल, आपकी थिंकिंग है, आप इसके अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग। आपका जो फंक्शन है, मशीन का जो टास्क है, बस वो परफॉर्म होना चाहिए।
तो मेरे को जो आउटपुट की जरूरत पड़ेगी वो 8 आउटपुट की जरूरत पड़ेगी। 8 आउटपुट मेरे को सिलेंडर के लिए चाहिए। उसके बाद एक टावर लाइट यहाँ पे लगाया गया, आपको देखना होगा। इसमें 3 लाइटें जलती हैं, रेड और ये जो अलग अलग ऑरेंज कलर की और रेड कलर की, ग्रीन कलर की जो लाइट जलती है। अब इसके लिए 3 आउटपुट की हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी, 8 और 3 11। तो यहाँ पे मिनिमम 11 आउटपुट निकल के आई। 12वीं आउटपुट चाहिए मेरे को मोटर के लिए, जो ब्लोअर मैंने लगाया था, अभी आपको मैंने नीचे दिखाया था। तो टोटल जो अप्रोक्सीमेट आउटपुट निकल के आ रही है 12 आउटपुट निकल के आ रही है। तो एक पीएलसी चाहिए जिसमें मिनिमम 27 इनपुट और 12 आउटपुट हो। उसी बेस पे हमने इसके अंदर पीएलसी को सिलेक्ट किया है। अब फील्ड के अंदर जो वायरिंग है उसको कैसे डिसाइड किया, पीएलसी को कैसे कैसे सारी चीजें की, वो मैं आपको बताता हूं। यहां पे प्रेशर स्विच लगाए गए हैं। ये जो प्रेशर स्विच है इसको हम कम्युनिकेशन पे लेंगे। ये जो प्रेशर स्विच आपको दिखाई दे रहे हैं इनका डाटा हम RS485 से लेंगे, ठीक है। RS485 से सीधा डाटा पीएलसी पे जाएगा और उसके बाद प्रोग्रामिंग करके इसकी जो वैल्यू आएगी उस बेस पे यहाँ पे HMI पे एक डिस्प्ले बनाएंगे कि इतनी वैल्यू आई तो पार्ट ओके, इतनी वैल्यू आई तो एनजी, कस्टमर को सेटिंग के लिए भी देंगे। तो ये था सारा थोड़ा सा मशीन का ओवरव्यू का, और इसमें मैंने आपको बताया कि पीएलसी के अंदर इनपुट आउटपुट कैसे निकालते हैं। अब चलते हैं कंट्रोल पैनल पे। कंट्रोल पैनल में मैं आपको बताता हूं कि कैसे हमने सारी चीज़ों को लगाया है और कैसे क्या किया है। तो यहाँ पे देखिए ये कंट्रोल पैनल बनाया है। कंट्रोल पैनल के अंदर ये मित्सुबिशी की पीएलसी है। अभी थोड़ा सा हमने उखाड़ फकाड़ दिया है इसको क्योंकि कार्ड वार्ड इसके अंदर लगाने हैं। तो यहाँ पे ये जो मित्सुबिशी की पीएलसी हमने लगाई है और ये मित्सुबिशी की HMI है, इसके अंदर हमने सारी की सारी जो अपनी कंट्रोलिंग है वो बनाई है। थोड़ा सा इधर से मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास 27 इनपुट की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने FX3G 40MR पीएलसी ले लिया। इसके अंदर हमें 27 इनपुट और 17 आउटपुट मिलते हैं, तो मेरा काम हो जाना था। अब मैंने जो पीएलसी लिया वो MR टाइप का पीएलसी लिया। अलग अलग टाइप के पीएलसी आते हैं, आपने देखा होगा। रिले टाइप मतलब R मतलब रिले टाइप, T मतलब ट्रांजिस्टर टाइप। यहाँ पे मेरी कोई हाई स्पीड की रिक्वायरमेंट नहीं थी तो मैंने रिले टाइप पीएलसी ले लिया। अगर मेरी हाई स्पीड की रिक्वायरमेंट रहती, हाई स्पीड मतलब विद इन मिली सेकेंड मेरे को आउटपुट को ऑन ऑफ करना है, या मेरे को कोई हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए पल्सेस वगैरह चाहिए, कोई सर्वो लगाना है, कोई स्टेपर लगाना है, या वाल्स को किसी को हाई स्पीड आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए मेरे को ट्रांजिस्टर टाइप आउटपुट की यहाँ पे जरूरत पड़ती। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं, तो सिंपल रिले टाइप पीएलसी लिया। तो ये मैंने उस बेस पे चूज कर लिया। जो आपको बताया जाता है कि पीएलसी कितने टाइप के होते हैं, रिले टाइप, ट्रांजिस्टर टाइप, वो सारा कुछ वहाँ पे एक वीडियो पड़ा है चैनल पे, आप देख सकते हो। टाइप्स ऑफ पीएलसी जाके पूरे कोर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पीएलसी है ये लगा लिया, इनपुट आउटपुट निकल गए थे। अब पीएलसी के अंदर जो इनपुट रहते हैं वो 24 वोल्ट डीसी के इनपुट रहते हैं डियर। हमेशा जो पीएलसी ऑपरेट होती है वो 24 वोल्ट डीसी पे ऑपरेट होती है। अब ये जो पैनल है इसके अंदर 24 वोल्ट को जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो पावर हाउस से सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट सिंगल फेस और 415 वोल्ट जो है वो फेस टू फेस सप्लाई आती है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 फेस सप्लाई है। अब इस पैनल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मेरे को 24 वोल्ट की सप्लाई चाहिए, क्योंकि पीएलसी की जो इनपुट और आउटपुट है, आउटपुट तो आप 220 पे भी चला सकते हो क्योंकि रिले टाइप है। अगर ये ट्रांजिस्टर टाइप होता है तो 24 वोल्ट पे ऑपरेट होता है आपका। तो यहाँ पे मेरे को 24 वोल्ट डीसी की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने एक एसएमपीएस यूज किया, जीआईसी मेक का एसएमपीएस यूज किया। अप्रोक्सीमेट 4 एम्पियर का ये एसएमपीएस है। तो मेरे सिर्फ 8 वाल्स थे, सिंपल एक कॉन्टैक्टर चलना है, कोई इतना लोड है नहीं, तो मैंने बेसिक सा 4 एम्पियर का ये एसएमपीएस ले लिया। एसएमपीएस को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया ये था कि जितने भी आपने डीसी कंपोनेंट यूज किए हैं, आपने वाल्स लगाए हैं, कॉन्टैक्टर लगाए हैं, या और भी डिवाइसेस जो डीसी पावर पे 24 वोल्ट पे आपके ऑपरेट होंगे, उन सभी की रेटिंग को जोड़ दो। उनकी रेटिंग कैसे पता चलेगी, उसके ऊपर लिखी होगी कि ये इतने एम्पियर लेगा, ये इतने एम्पियर लेगा, सभी जोड़ दो। जब 2-4 बार बना लेते हैं तो आइडिया लग जाता है कि इतना इतना, फिर रफली ऐसे निकल जाता है। एक बार सारा स्टडी कर लो कि इतने लेता है, इतने लेता है, इतने लेता है, ठीक है। ये कैसे पढ़ते हैं, कैसे क्या है, जो पेड ट्रेनिंग कोर्स है उसके अंदर बताया गया है, वहां पे आप ज्वाइन करके इन सारी चीजों को सीख सकते हो। तो वो टोटल जोड़ के 4 एम्पियर से भी मेरा कम बन रहा था, तो मैंने एसएमपीएस लगाया। एसएमपीएस किस लिए, 24 वोल्ट सप्लाई के लिए। 24 वोल्ट सप्लाई क्यों, क्योंकि पीएलसी के जो इनपुट है वो 24 वोल्ट पे ही ऑपरेट होते हैं, इसलिए मेरे को 24 वोल्ट की जरूरत पड़ी। सेंसर वगैरह जो वो भी 24 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं, इसलिए 24 वोल्ट की जरूरत पड़ी। और आगे फिर मैंने 2 एमसीबी लगाए, एक 24 वोल्ट के लिए कि मान लीजिए इन फील्ड के अंदर कोई सॉर्टिंग वगैरह हो जाती है तो 24 वोल्ट का एसएमपीएस मेरा ट्रिप हो जाए, और एक 220 वोल्ट के लिए, ये जो सिंगल फेस कंट्रोलिंग की सप्लाई थी कि पीएलसी मेरी 220 वोल्ट इनपुट पे ऑपरेट होना था, एसएमपीएस को 220 वोल्ट इनपुट चाहिए था। एसएमपीएस 220 वोल्ट इनपुट में लेगा, 24 वोल्ट डीसी आउटपुट में निकालेगा। एसएमपीएस की इनपुट होती है 220 वोल्ट एसी और 440 वोल्ट डीसी हमें देगा। ये मेरे पास 220 वोल्ट एसी का इनपुट का एसएमपीएस है। यहाँ पे एक एसएमपीएस लगाया मैंने इस 220 वोल्ट सप्लाई के लिए कि जो लाइटें वगैरह जल रही है, जो फैन है और जो मशीन के अंदर लाइट लगी है उसकी भी सप्लाई मैंने यहीं से दिया। तो यहाँ पे अब कुल मिला के जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया अपना, एक तो मैंने पावर सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन किया एसी का, दूसरा मैंने किया डीसी का। जब भी हम कोई पैनल बनाते हैं
अगर डीसी की रिक्वायरमेंट है तो एसएमपीएस लगाओगे। एसएमपीएस को कंट्रोल करने के लिए एसएमपीएस की जो आउटपुट है वो एमसीबी पे जाएगी। एमसीबी से फिर आउटपुट लेके आप फर्दर जो पैनल है, पैनल के अंदर और फील्ड के अंदर आप डीसी को यूज़ करोगे। सेम ऐसे ही सिंगल फेस अगर आपको सप्लाई चाहिए, क्योंकि आपके पास 3 फेस सप्लाई आएगी, मेरे को 3 फेस चाहिए क्योंकि इसमें मोटर 3 फेस की लगी हुई है, तो सिंगल फेस सप्लाई के लिए 220 वोल्ट के लिए मैंने एक एमसीबी लगाया। उस एमसीबी से फिर आगे मैंने पीएलसी को सप्लाई दी, क्योंकि मेरी पीएलसी की जो इनपुट सप्लाई है वो 220 वोल्ट है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि एक जगह तो कह रहे हैं जी पीएलसी की इनपुट 24 वोल्ट है। देखिए, पीएलसी को ऑपरेट करने के लिए जो पावर चाहिए वो 220 वोल्ट इनपुट है। अब उसके बाद जो पीएलसी काम करती है, पीएलसी के पास इनपुट आते हैं, उसके अंदर प्रोग्राम रहता है, फिर उससे आउटपुट निकलती है। ये जो इनपुट आएंगे, अभी जो बताया था पीछे कि ऑपरेटर ऑपरेट करेगा, इमरजेंसी बटन, रीड स्विच लगे हुए हैं सेंसर पे, पार्ट प्रेजेंस प्रोक्सिमिटी सेंसर, रिजेक्शन बिन का सेंसर, ये सारे क्या है, इनपुट है। ये जो इनपुट है ये है 24 वोल्ट। ये जो पीएलसी को चलाना है ये है 220 वोल्ट। मतलब आप देखिए, जैसे आपका कंप्यूटर यूज़ करते हो, कंप्यूटर में आप जब आप चलाते हो तो 220 वोल्ट आपकी इनपुट आप लगाते हो। अब 220 इनपुट लगाने के बाद आपका जो कीबोर्ड और माउस है वो यूएसबी पे चल रहा होता है, ऑलमोस्ट 5 वोल्ट के आसपास वो ऑपरेट हो रहा होता है। तो आप 220 वोल्ट दे रहे हो उस इंटायर सिस्टम को पावर अप करने के लिए। 220 वोल्ट दे रहा हूं इस पीएलसी को पावर अप करने के लिए। बट इस पीएलसी के अंदर जो इनपुट आउटपुट होंगे वो सारे क्या है, इनपुट 24 वोल्ट के होंगे। आउटपुट रिले टाइप है तो आप एसी के अंदर कर सकते हो, ट्रांजिस्टर टाइप होती तो डीसी के अंदर ही आपके आउटपुट रहते हैं 24 वोल्ट पे। तो यहाँ पे 2 पावर सप्लाई थी, इन दोनों पावर सप्लाई को अलग अलग कंट्रोल करने के लिए कि इनमें कुछ गड़बड़ ना हो जाए, प्रोटेक्शन डिवाइस लगाए एमसीबी, एक एसएमपीएस की 24 वोल्ट डीसी के लिए, एक सिंगल फेस जो 220 वोल्ट ये मेन पावर जा रही है उसके लिए। तो ये 2 एमसीबी मैंने इसलिए लगाए। उसके बाद इनपुट मेरे सारे के सारे जितने भी फील्ड के अंदर इनपुट थे, जो मैंने आपको बताया था, रीड स्विच लगे हुए हैं, प्रोक्सिमिटी सेंसर लगे हैं, या जो भी ऑपरेटर के लिए बटन लगे हैं, वो सारे के सारे कहाँ पे आएंगे, पीएलसी पे आएंगे। वो कैसे रूट रहता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। आउटपुट सिलेंडर को ऑपरेट करने के लिए पीएलसी से आउटपुट निकलेंगे। आउटपुट डायरेक्ट फील्ड में नहीं चलाते हैं, एक रिले कार्ड बीच में डालते हैं। रिले डालते हैं, रिले क्यों डालते हैं कि मान लीजिए फील्ड में कोई शॉर्टिंग हो गया या जो वाल्स वगैरह चला रहे हो उनकी रेटिंग आपकी ज़्यादा है तो आप रिले लगाते हो। ये जो पीएलसी की आउटपुट की रेटिंग रहती है इसकी बहुत ही कम रेटिंग रहती है, बहुत ही नॉमिनल रहती है। तो अगर आप ज़्यादा लोड इसे डायरेक्ट ऑपरेट कर दोगे तो ये आपका खराब हो सकता है। तो एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से और लोड को भी ध्यान में रखते हैं हमने बीच में रिले कार्ड डाले हैं। रिले कार्ड की सहायता से हम अपनी फील्ड के अंदर आउटपुट भेजते हैं। पीएलसी के अंदर इनपुट कैसे आती है, क्या है, मैं थोड़ा सा वो बताता हूँ। देखिए, वो जो सारी वायरें थी वो यहाँ पे नीचे आ गई हैं पैनल में, यहाँ पे नीचे आई फील्ड से घूम के, जैसे आपको ये बटन भी दिखाई दे रहा होगा, इसकी वायर, सेंसरों की वायर सारी यहाँ पे नीचे कनेक्ट हुई। यहाँ पे ये जो है टर्मिनल ब्लॉक है, इस टर्मिनल ब्लॉक पे हमने फील्ड से नीचे की तरफ इनपुट कनेक्ट किए सारे के सारे, और यहाँ से ये जो ऊपर वाली वायरें हैं, ठीक है, ये सारी की सारी वायरें, ये तो सॉरी आउटपुट है रिले टाइप। इनपुट के लिए हमने एक कनेक्टर लगा रखा है। यहाँ पे देखिए फील्ड से आपको दिखाई देगा, फील्ड से जितने भी वायरें हैं वो सारी इस कनेक्टर के अंदर आ रखी हैं, कुछ डायरेक्ट पैनल में आ रखी हैं। तो इस कनेक्टर से फील्ड में सारी वायरें कनेक्ट होकर यहाँ से घूमती हुई पीएलसी के इनपुट पे पहुंची हैं। ऐसे ही यहाँ पे कुछ इनपुट है, ये आपको नीचे दिखाई देगा। ये जो नीचे के इनपुट हैं ये सारे फील्ड से आई हैं, ये इस केबल के थ्रू आए हैं, यहाँ पे कनेक्ट हुआ, फिर यहाँ से जो ऊपर वाली वायर है वो यहाँ से घूमती हुई आपकी पीएलसी के ऊपर चलेगी, यहाँ पे पीएलसी पे आ रही है। तो इस तरीके से फील्ड से जो इनपुट है वो पीएलसी की इनपुट पे पहुंचे हैं। अब पीएलसी से आउटपुट निकले, यहाँ से जो पीएलसी की आउटपुट की वायर है वो इन रिले कार्ड पे कनेक्ट हुई है। यहाँ पे देखिए ये रिले कार्ड है, यहाँ पे ऊपर ये कनेक्ट हुई है आउटपुट, और यहाँ पे नीचे फिर ये जो रिले है इनके एनओ से, यहाँ पे मैंने एनओ पे 24 वोल्ट इन किया है और दूसरी आउटपुट को कंट्रोल करके यहाँ नीचे वायरों को कनेक्ट किया है। यहाँ से घूम के यहाँ आई है और फिर यहाँ से ये फील्ड में गई है इस केबल के थ्रू। नीचे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे देखिए ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये वाल यहाँ पे लगाए हैं हमने, ठीक है। ये थोड़ा सा रात के टाइम कर रहे हैं तो ब्राइटनेस की दिक्कत आ जाती है। यहाँ पे वाल्स लगाए हैं, इन वाल्स पे ये जो केबल है यहाँ से घूमती हुई ये रूट होके ऊपर से आई है। ऐसी ही सेम मोटर के लिए जो ये नीचे मोटर लगाई है इसके लिए 3 फेज सप्लाई ऊपर से कॉन्टैक्टर के थ्रू आई है। यहाँ पे देखिए ये कॉन्टैक्टर रहा। तो आई होप अब आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहता है। सारी की सारी इनपुट फील्ड से पैनल में यहाँ पे आती है नीचे फिर टर्मिनल ब्लॉक की सहायता से इनपुट पीएलसी पे पहुँचती है, पीएलसी से आउटपुट पहुँचती है रिले कार्ड पे, और रिले कार्ड से फिर टर्मिनल ब्लॉक की सहायता से फील्ड के अंदर पहुँचाते हैं। तो ये होता है स्टैंडर्ड तरीका किसी भी पैनल के अंदर वायरिंग को डिस्ट्रीब्यूट करने का। रिले कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं जो कोर्स है उसके अंदर। अब ये जो मोटर है, इस मोटर को चलाना था तो मोटर के लिए हमने लगाया कॉन्टैक्टर और साथ में इसकी प्रोटेक्शन के लिए लगाया ओवरलोड रिले। ये कॉन्टैक्टर 3 फेज का, क्योंकि मोटर 3 फेज की थी, यहाँ पे इनपुट सप्लाई दी गई है और आउटपुट निकल के फील्ड में जा रहा है। एक ये इंडिकेटर लगाया है जो स्टेटस बताता है कि तीनों फेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे आपको RYB आपका दिखाई दे रहा होगा, तो ये स्टेटस बताता है कि तीनों फेस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। ये पैनल लाइट, इस
लिमिट स्विच के साथ कंट्रोल किया, ये लिमिट स्विच प्रेस होगा मतलब डोर क्लोज होगा तो लाइट बंद हो जाएगी। और ये जो फैन है यहाँ पे, ये एग्जॉस्ट फैन एक हमने साथ में कूलिंग के लिए दिया है, ये चल जाएगा। इस तरीके से की कंट्रोलिंग रहती है। मेन पावर का 3 फेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, जो 3 फेस की सप्लाई आई है वो यहाँ पे नीचे टर्मिनल ब्लॉक्स, यहाँ पे देखिए ये मेन सप्लाई हमने इनपुट दिया है 3 फेस का, यहाँ पे ये 3 फेस की सप्लाई आई और इस 3 फेस की सप्लाई से हमने वायर को उठाया ऊपर लेके गए स्विच के ऊपर। ये 3 फेस ऑन ऑफ स्विच है, आपको बाहर से दिखाई देगा, यहाँ पे देखिए मशीन का मेन ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ पे लेके गए। फिर इसकी आउटपुट को हम लेके आए अपनी एमसीबी पे, जो ये मेन एमसीबी है। मेन सप्लाई आई यहाँ पे, यहाँ से घूम के गई ऊपर स्विच पे, इस स्विच पे घूम के गई और उसके बाद स्विच की आउटपुट निकल के आई इस एमसीबी पे कि कहीं पे भी कुछ गड़बड़ हो अगर सप्लाई के अंदर तो ये एमसीबी ट्रिप हो जाए। जैसे ही इस स्विच को ऑन करूंगा यहाँ पे इसके अंदर जो इंडिकेटर जल जाएंगे, पता चल जाएगा कि पैनल के अंदर सप्लाई आ चुकी है। फिर इस एमसीबी पे साथ के साथ आ रही है, इस एमसीबी से आउटपुट उठा के मैंने फर्दर पैनल में डिस्ट्रीब्यूट किया है। इस एमसीबी से ही हम कॉन्टैक्टर पे सप्लाई लेके गए हैं 3 फेस और इसी एमसीबी के आउटपुट से जो है 220 वोल्ट कंट्रोल की सप्लाई हमने यूज़ किया वो लेके गए हैं। आगे सारी एसएमपीएस पीएलसी पे सप्लाई यहीं से गई है। तो इस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारे का सारा रहता है। अब इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें कि रिले कार्ड की इनिशियल वायरिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमने बता रखी है। वहाँ पे वो पार्ट आप देख सकते हो, उसमें कैसे वायरिंग करते हैं, कैसे इसको शॉर्ट करके चलाते हैं, क्या करते हैं, कैसे टेस्टिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस कर रखी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।